अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रुमाना हब्बुल्ला। मैं अपने यूट्यूब चैनल दी इको फेमिनिन के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ और ये वीडियो पार्ट 2 या तसलसल है एक पिछली वीडियो का, जिसमें मैं आलमी मंजरनामे के मौजू पे गुफ्तगू कर रही थी और उसमें जमाली या बातनी नज़रिया से हम आलमी मंजरनामे को कैसे देखेंगे और समझेंगे, उस पे बात हो रही थी। ये बोर्ड पे काफ़ी कुछ लिखा जा चुका था कि फ़ोन की बैटरी और स्पेस ख़त्म होने पे वीडियो रुक गई और लेक्चर भी तवील हो चुका था। तो बेहतर हुआ कि हम एक सेकंड पार्ट की तरफ आएँ। वो वीडियो 14 जून की बनी हुई है और अभी कुछ तवक्कुफ़ लिया क्योंकि मैं जिस तरह दुनिया के और बहुत सारे लोग जो मेरे तरह का फ़िक्र या सोच रखते हैं, वो उस वक़्त आलमी मंज़रनामे को देख रहे हैं और काफ़ी लोग नहीं देख रहे क्योंकि ये बकौल कुछ लोगों के कि ये वाक़यात तो होते रहते हैं और कुछ का मानना है, सोचना है कि नहीं, हम शायद कोई आखिरी ज़माने की तरफ बढ़ रहे हैं या कम अज़ कम बहुत सारे हालात और वाक़यात जो हैं, वो दुनिया के स्टेज पे इकट्ठे होते जा रहे हैं और कुछ जो वाक़यात दूर-दूर हुआ करते थे, वो इकट्ठे होके कॉन्फ्लिक्ट पास-पास आते जा रहे हैं और उनके नताइज सामने आ रहे हैं या बहुत सारी पार्टीज़ बहुत सारे फ़रीक़ैन इन्वॉल्व और इकट्ठे हो गए और साथ-साथ आम आवाम का शऊर भी उसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो जिससे एक तो ये कि हम लोगों को जो जो ख़बरें पहले हम तक पहुँचती नहीं थी और समझ नहीं आती थीं, वो अब हम तक पहुँचने लगी हैं और हम पर असर करने लगी हैं। जब हम पे असर करने लगी हैं तो हमारे फ़ैसलों पर और हमारी फिर उसके बाद ज़िंदगियों पर असर अंदाज़ होती हैं। दूसरे हमारी राय एक उनके बारे में है जिसका फ़ीडबैक ज़रूर रिस्पॉन्स जो है वो लीडरान को जाता है। तीसरे हम ख़ुद ख़बरों का ज़रिया बन गए जो सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ तरह के ऑन फ्रॉम द ग्राउंड जो आवाम ख़ुद ख़बरें अपलोड कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई टारगेट हो गया और इधर से लॉन्च हुआ और फलाना। तो मुख्तलिफ़ ज़रियों से और मुख्तलिफ़ एंगल से हम एक ही सिचुएशन को देख रहे होते हैं। ये वीडियो समझने के लिए आपको पिछली वीडियो से कनेक्ट करना पड़ेगा, वरना कम से कम यहाँ जो लिखी हुई चीज़ें आपको समझ नहीं आएँगी। लेकिन हर वीडियो में आगे एक सब्जेक्ट लेके चलते हैं जो आप खुद भी स्टैंड अलोन तौर पे समझ सकते हैं। भले उसको पिछली वीडियो से अगर साथ जोड़ के समझें तो बेहतर रहेगा। जैसे कि इस चार्ट से ज़ाहिर है और इन जो चीज़ें लिखी हुई उससे ज़ाहिर है कि हमारी बात काफ़ी आगे तक चली गई थी और मैं बात ये कर रही थी कि ज़ाहिरी दुनिया में चलने के लिए हमें कुछ आसानी है। जैसे इंसान ज़मीनी हक़ाइक़ और ज़मीन पर चलता है तो आसानी से चल सकता है, मगर जमाली और बातनी दुनिया जो है वो एक सॉफ्टवेयर वर्ल्ड है। ये हार्डवेयर वर्ल्ड हो गया, ये सॉफ्टवेयर वर्ल्ड हो गया। तो इसमें उड़ान इंसान भरता है और उसके लिए कुछ कायदे करीने समझने पड़ते हैं। वो इंसान चूँकि एक ज़मीनी मखलूक है, उसके लिए इतना आसान नहीं है इस जगह पर नेविगेशन हासिल करना, मगर करना है। तो मेरी तमाम तर बात का मतलब ये था और मैं आपको मुख्तसरन बता सकती हूँ कि ये जो डायग्राम का पार्ट है, इसका मकसद ये था कि इंसानों की एक वक्ती दुनिया है जिसमें उतार-चढ़ाव आता रहता है और एक आफ़ाक़ी और कुदरती उसूल हैं और खुदा की तालीमात हैं जो कि इसको हम कुछ हद तक आइडियल भी कह सकते हैं, मगर आइडियल लफ्ज़ का कुछ लोग मायने लेते हैं कि ख़याली पुलाव जिसमें अमल ना होगा और ना कभी करना है। और मेरा कहने का मतलब है कि आइडियल वो है कि जो टेम्पलेट है, जो आर्किटाइपल है, जो ब्लूप्रिंट्स हैं, जो आर्किटेक्ट ने बताया है, हमारी जो दुनिया का कंस्ट्रक्ट है उसकी तख्लीक का नतीजा है कि ऐसी ज़िंदगी आपने जीनी है। तो एक ये कैप्सूल है जिसके अंदर हमारे सामने दुनिया के जो वक्ती वाक़यात पेश आते हैं और ये आफ़ाक़ी तालीमात हैं और इस कैप्सूल को इसकी रोशनी में एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैं ये बात कर रही थी कि मुआशरा आप मुआशरे में पनपते हैं और उसमें को फ़ीडबैक देके मुआशरा आपको और आप मुआशरे को रिइंफोर्स करते हैं और हमें अपनी साइकी और नफ्स पे काम करना है, रूहानी जिस्म पे काम करना है और उसी के ज़रिए हमारी अफ़ज़ाइश भी होगी और हमारी बाहर की दुनिया भी चेंज होगी। और कुछ बातें तौहीद और इकायत वगैरह पर हो रही थी। पैरेलल प्रोसेसिंग में ये कि अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे मिल के किसी चीज़ पे काम करें तो वो उसकी स्पीड और मैनिफेस्टेशन बढ़ जाती है। जिस तरह एक हमें रियाज़ी में और मैथ्स में हमें जो बुनियादी सवाल किए जाते थे कि अगर एक
दीवार पर एक मज़दूर काम करे तो कितनी देर में होगा और 10 मज़दूर काम करे तो कितनी देर में होगा। तो जब ज़्यादा प्रोसेसर बढ़ जाते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। इसके अलावा ये भी है कि अगर एक मज़दूर 10 घंटे में काम करे तो ज़रूरी नहीं कि 10 1 घंटे में काम करें। जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनके अंदर एक चीज़ सिनर्जी आ जाती है, और जिसको हमारे उर्दू में महावरा है ना, 1 और 1 11, 2 इंसान मिल जाएँ तो 11 लोग जितना काम कर रहे थे, तो उनमें एक सिनर्जी और एक बरकत जिसको भी हम कहेंगे वो आ जाती है। और अगर हम 10 लोगों को मिला लें तो 1 घंटे क्या हो सकता है 15-20 मिनट में काम कर ले, इतनी सिनर्जी हो जाती है। और कुछ बातें दुनिया और जन्नत, जो 2 कैफ़ियत हैं उसमें क्या फ़र्क है। जन्नत एक इंतहाई तेज़ है और दुनिया में स्लोनेस है। इसमें फैल-फैल के, जैसे आप इस दुनिया में अगर आप बेहोश हो जाए और आपको चक्कर आ जाए तो आपका दिमाग स्लो चलता है, आप बीमार हो जाए, उस तरह थोड़ा-सा, मतलब ये एक मिसाल के तौर पे कि जन्नत से उसका मुकाबला है। जिस तरह आप अगर बीमार हो जाए और अगर आप सेहत की कैफ़ियत में हो, बहुत फ़र्क महसूस होता है, या थोड़ी बेहोशी में आप जा रहे हो और होश में हो तो बहुत फ़र्क महसूस होता है। जैसे दुनिया करीबन एक बेहोशी, गफ़लत की दुनिया है, और जन्नत जो है एक स्पीड अप कैफ़ियत है। तो ये हो गई गुफ्तगू। अब इसका आलमी मंज़रनामे से क्या ताल्लुक़ है? बात जब मैंने पिछली वीडियो में करना शुरू की थी तो मैं चाह रही थी कि मैं बिल्कुल डायरेक्ट जो आजकल की टॉपिक है, ईरान इसराइल की जंग चल रही है, उस पे बात करूँ, मगर बात यहाँ तक पहुँच गई और यही बेहतर है, क्योंकि जमाली दुनिया में जमाली अप्रोच है, उसमें हम, ये जो बातनी अप्रोच है, उसमें हम इनसाइड आउट चीज़ों को लेके चलते हैं। अंदर की तरफ से बाहर हम जाते हैं, और अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर रीजन है। सॉफ्टवेयर में हमारे पास ये डिवाइन कोड्स हैं, और वैसे तो हम दिखा रहे हैं कि कोड्स के अंदर ये दुनिया चल रही है, लेकिन जब जो हमें नज़र आता है एज अ प्रोजेक्टर, दुनिया नज़र आ रही है सामने, वो हमारी प्रोसेसिंग अंदर हो रही है। ये कोड्स अंदर होते हैं और बाकी जो ज़ाहिरी दुनिया है वो बाहर नज़र आ रही होती है। मगर अगर कुदरत की तरफ से, खुदा की तरफ से देखें तो उसका जो कवानीन है वो इसके ऊपर मुसल्लत और हावी हैं, ठीक है। तो दुनिया मतलब खुदा के उसूलों में मुक़य्यद है, और 3D वर्ल्ड में वो हमें फैली हुई नज़र आ रही है। मसलन आप एक प्रोजेक्टर लेते हैं, या अगर अपने आप फ़ोन की आप लाइट भी ऑन करते हैं, तो जो सिस्टम है, जो उसके अंदर टेक्नीक है, सॉफ्टवेयर है, उसके तहत लाइट आपकी ऑन होती है, और फिर वो प्रोजेक्ट करके आपको दुनिया दिखाती है। तो पहले कुछ उसूल और कुछ टेक्निक्स इकट्ठे हुए फ़ोन में या किसी भी प्रोजेक्टर में, जिसमें मूवी बन रही है, और मूवी बन के फिर वो वर्ल्ड स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होती है। तो ये कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। बजाय कि मैं कोई सियासी तबसरा करूं किसी भी मुल्कों के कॉन्फ्लिक्ट और हालात पे, मेरे ख़्याल में बेहतर है कि मैं अपने सब्जेक्ट मैटर पे ही रहूं। और वही हो गया, करते करते अचानक इसी पे बात आ गई कि हम अपने अंदर की दुनिया को, बातनी दुनिया को, कुदरती और आफाकी उसूलों के मुताबिक बदलें। उसमें अगर फिर भी हम अपनी ज़ात पे काम कर सकते हैं, और अपनी ज़ात पे काम करते-करते जो आपको मुखालिफ है, अव्वल तो वो आपकी तब्दीली देख के वो खुद अपना रिस्पॉन्स चेंज करने लगता है। ये एक इंटरैक्टिव दुनिया है। फिर आप उससे कुछ नेगोशिएशन करते हैं, अगर वो आपको तंग कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, अगर आपके सामने जो भी शख्स है, अगर वो आपका एलाय या आपका दोस्त है, तो फिर आप उसके साथ मिलते हैं और उसके साथ कोलैबोरेट करके आगे चलता है। अगर वो आपके साथ कुछ बुराई दिखा रहा है और वो ही बुरा है, तो आप उसके साथ कोई नेगोशिएशन, कोई थ्रेट, कोई इस तरह की बात करके उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, या उसको पोस्चर करने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ये सलूक करूँगा अगर तुमने अपने आप को ठीक नहीं किया। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप डिफेंसिव पोजीशन पे हैं, या आप एग्रेसिव पोजीशन पे हैं, या फिर कुछ ऐसी जगह होती हैं जो कि इस वक्त इस दुनिया में 21वीं सदी की दुनिया में चल रहा है कि हम लोग एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। पहले क्या था? पहले मुल्क एक दूसरे से दूर-दूर, उनके मामलात दूर, उनका अपना दायरा अमल दूर, बस एक दूसरे से बैठ के किसी को तकलीफ़ होती, वो दूसरे को कुछ कहता था, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब जो है मुल्कों के दायरा अमल फैलते जा रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिलते-जुलते जा रहे हैं। इंसानों का शऊर जो है उसने ज़मीन का, इस प्लैनेट का मुकम्मल अहाता कर लिया है। तो जब आपका दायरा-ए-अमल और दूसरे का दायरा-ए-अमल आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं, फ़र्ज़ करें अफ़्रीका का एरिया आ गया। पहले उसमें यूरोप का दायरा-ए-अमल था, दूसरी तरफ से अब चाइना आ रहा है। तो जब किसी फ़ील्ड में आप मिलते हैं, मीट करते हैं, तो वहाँ पर नेगोशिएशन आती है कि भई तुम या मैं, ठीक है?
या दूसरा जो अगर एक अप्रोच है वो ये कि तुम और मैं भी हो सकते हैं, हम दोनों इकट्ठे भी मिलके काम कर सकते हैं। ज़ाहिर तौर पे उसमें ये तो नहीं हुआ कि आप मेरे पैर के ऊपर खड़े हो जाए और मेरा चेहरा आपके चेहरे से टकरा जाए। तुम अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे, हो सकता है कोई हम दोनों एक काम मिल के कर लें, थोड़ा तुम करो थोड़ा मैं करूँ, तो उसमें बहुत सारे देयर आर वेज ऑफ कोलैबोरेटिंग, ताउन के बहुत सारे तरीके हैं। टकराता क्या है? टकराते इंसान की अना है। अब उसके ख़यालात और उसकी ज़ात और उसकी डोमिनेट करने की या छा जाने की ख्वाहिशात वो करती हैं। अगर इंसान उसी चीज़ को सरेंडर कर दें आफाक के सामने, जिसको मैं आफाक कह रही हूँ, डिवाइन के सामने, क्रिएटर के सामने, खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, तो फिर आपस में कोलैबोरेट करना आसान हो जाता है। और नेचर में भी, और जो हमारे सामने दुनिया है और जो हमारे सामने काम करने को हैं और वाक़यात हैं, उसमें हमें नज़र आ जाता है कि भई हम किस तरीके से ताउन कर सकते हैं, क्या काम उसका होगा, क्या काम मेरा होगा। तो ये बहुत सारी इसकी गुंजाइश मौजूद है, बल्कि बहुत बड़ा सैयारा है, इंसान तो बहुत छोटी जगह पे हैं। तो इंसानों की लड़ाई अनाएँ लड़ रही हैं, वरना तो आप देखें मुल्कों में थोड़ी-थोड़ी आबादी है, वसीअ और रीज़ मुल्क हैं, तो अभी करने को काम दुनिया में बहुत सारे हैं। लोग अभी तक डोमिनेंट माइंडसेट और साइकोलॉजी से चल रहे हैं, जो किसी एक वक्त हमें ज़रूरत भी थी, क्योंकि उस वक्त इंसान एक कमज़ोर मखलूक अवेलेबल थी और उसको फैलने के लिए, बाहर निकलने के लिए, खुद को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत थी, और एलिमेंट्स यानी नेचर से लड़ने के लिए, उसको डोमिनेट करने के लिए एक एग्रेसिव किस्म की आउटलुक रिक्वायर्ड थी। अब जिस भी सफ़र से हम गुजरे, उसमें जो भी कमी बेची जाती हुई, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं कि हमें ये कहना है कि देखें, दुनिया के तमाम अफराद मीडिया के ज़रिए, कवरेज के ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ गए हैं, वो एक दूसरे को जान गए हैं। आपको पता है कि कौन कौन सा इलाका कहाँ है। अब क्या आप किसी के दूर इलाके को देखते हैं तो आप जाके कहते, आप सोचते हैं कि मैं जाके उस पे हमला कर दूं और उसको पोजेस कर लूं और उसको हासिल कर लूं, या फिर आपका दूसरा कोई माइंडसेट है उसकी तरफ। मेरे कहने का मतलब और मकसद ये है कि जब हम अपना माइंडसेट चेंज करेंगे, तो बहुत सारे मसाइल जो हमें मुल्कों की सतह पे नज़र आ रहे हैं, और अब मुल्कों के अलावा बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हैं, जिसमें जिनको हम टेक ब्रोस कहते हैं, टेक्नोलॉजी वाले लोग, टेक ब्रोस, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी डोमिनेंट फोर्स बन गए हैं। इसके मुतालिक मैंने एक आर्टिकल 2005-6 में, मतलब 2 वर्जन्स लिखी। पहले ब्लॉग लिखा, फिर आर्टिकल लिखा, फिर उसको छपवाया। 2008 तक उस पे काम किया है। उसमें ये लिखा था कि इंटरनेट गवर्नमेंट्स को किस तरीके से चेंज कर सकता है। उसके अलावा उससे मिलता-जुलता एक आर्टिकल, मतलब उसी सब्जेक्ट्स के हुदूद में रहते हुए एक आर्टिकल लिखा कि सिटीजन्स किस तरीके से गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है, और मैं इस वीडियो के साथ इंशाल्लाह यूट्यूब पे लिंक कर दूँगी, और आर्टिकल्स को जिनको जाके आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका मज़ीद तज्ज़िया भी किसी वक़्त करेंगे। मैं अभी थोड़ी-सी ब्रेक लेके बोर्ड साफ़ कर दूँ, वीडियो पॉज़ करके वापस आएँगे, और ये चीज़ों को मैं साइड पे हटा लूँगी, जिसमें इंशाल्लाह हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हम दुनिया को जमाली नुक्ता निगाह से देखें, जो कि मेरा मकसद है। ठीक है, और मैं ये कहना भूल गई कि जी ये हूँ मैं, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। मेरा मकसद है, मेरा काम है निज़ाम जमाली पर काम करना और उसको लोगों को समझाना। बहुत शुक्रिया, वापस आते हैं थोड़ी देर में। वापस आए, मैंने बोर्ड कुछ साफ़ कर लिया, और मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि आज मैं काफ़ी खामोश और स्लो महसूस कर रही हूँ। एक तो गर्मी बढ़ गई है, और बताया जा रहा है कि हिमालयाज़ में इस साल मुख्तलिफ़ जगहों पर और हिंदू कुश के पहाड़ी सिलसिले में, काराकोरम्स में, बहुत मकामात पर काफ़ी गर्मी ऑब्ज़र्व की जा रही है। अवाम कुछ बात तो कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, हम लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, मगर हम गफलत की कैफियत में हैं और जागने को तैयार नहीं। कोई जामे पॉलिसी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, जो हम देख रहे हैं दुनिया में, कि किस तरीके से हमारा जो प्लैनेट अर्थ है और उसके ऊपर इंसानी सिविलाइजेशन है, वो किन चैलेंजेस का सामना कर रही है, और क्या हालात पेश आ रहे हैं, और उनके मुज़मरात क्या हो रहे हैं, हो सकते हैं, और उसमें हमें क्या इंसानों को लायहा अमल इख्तियार करना चाहिए।
तफरीहात बढ़ रही हैं, गफलत बढ़ रही है, अटेंशन डाइवर्ट हो रही है। मैं नहीं कहती कि हर इंसान एक लॉकडाउन में ही बैठ जाए, वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इंसानों ने अपनी जगह भी तब्दील करनी है, वो भी मेरे ख्याल में एक नेचुरल प्रोसेस है। हो सकता है बस यही कुदरत हो और प्लैनेट जो है रीसेट हो जाए एक ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पे, और हम उस तरीके से ज़िंदगी गुजारें। फिर देखना चाहिए कि क्या इस चीज़ का हमें कोई फ़ायदा हो रहा है। अगर ये प्लैनेट गर्म हो रहा है, क्या ऐसे ही चलना है इसमें। और एक चीज़ है जिसको मैं अपने काम में क्लाइमेट अडेप्टिव स्ट्रेटजीज़ कहती हूँ, कि चूँकि क्लाइमेट आम इंसान के क़ुव्वत से और कुछ कम्युनिटीज़ की क़ुव्वत से भी बड़ा है, बहुत बड़ा एक जो होल वर्ल्ड क्लाइमेट है वो तो काफ़ी बड़ा है। और कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं दुनिया में जिनका इंसानी अफ़आल से ताल्लुक़ है और कुछ का नहीं है, ठीक है? दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। सैयारा की जो अपनी ज़िंदगी है उसमें भी कुछ तब्दीली आ रही है जिसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसमें तब्दीली आ रही है। उसका हमारी हरकत से कोई ताल्लुक़ एज़ सच नहीं है। हाँ, अगर हम बातनी नुक्ता निगाह की तरफ जाएँ तो उसमें कह सकते हैं कि हम जो हरकत करते हैं उसके नतीजे में खुदा कायनात को, ज़ाहिरी दुनिया को चेंज कर देता है। ये बिल्कुल बातनी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहा जा रहा है कि ज़मीन के ऊपर उसकी जो जियोमैग्नेटिक फ़ील्ड है, जो मक़नातीसी फ़ील्ड है जिस पे हमारे जीपीएस सिस्टम्स, सैटेलाइट्स, तैयारे वग़ैरह चलते हैं, उसमें शिफ्ट्स आ रही हैं। अब उसके इंसान के अफ़आल और पोल्यूशन वग़ैरह से जो इंसान के ज़ाहरी, इंडस्ट्रियल या तमद्दुनी उमूर हैं, उससे ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि प्लूटो के करीब कोई छोटा-मोटा और सैयारा है। कई सैयारों को हम सैयारा नहीं मानते टेक्निकली, प्लूटो को भी ख़ारिज कर दिया गया है सैयारों की लिस्ट से, जिसका मुझे बहुत अफ़सोस है। लेकिन ये कि उसके पास कोई सैयारा है जो अपने मक़नातीसियत का असर कर रहा है दुनिया के ऊपर, जिससे दुनिया में पोल शिफ्टिंग और मैग्नेटिक फ़ील्ड में तब्दीली देखी जा रही है। इसके अलावा अक्रॉस द वर्ल्ड इस वक्त अगर आप ना जानते हों तो बहुत सारे वोल्केनो एक्टिव हो रहे हैं और उनमें से लावा उबलना शुरू हुआ है। कहा जा रहा है कि ज़मीन का कोर या मैंटल जो बीच में एक माया ज़मीन में सेंटर में है, वो गर्म हो रहा है और वो एक्टिव हो रहा है। तो इसका सैयारा की ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ हो सकता है, उसके जो साइकिल्स हैं, लाइफ साइकिल है, उससे भी ताल्लुक़ हो सकता है। और अगर हम रूहानी नुक्ता निगाह से लेके चलें तो ज़रूर ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि आपकी हमारी जो बातनी हरकत हैं उससे आउटसाइड जो प्लैनेट है वो बदल रहा है। आज मैं थोड़ा-सा आपको हवा चल रही है और मेरा कैमरा जो बेचारा ऊपर से हैंग हुआ है, इस व्हाइट बोर्ड के साथ वो हिल रहा है। डोंट माइंड इट। इसी को लेके आगे चलेंगे। आज मेरा दिल चाह रहा है कि बजाय कि मैं ईरान और इसराइल की हरकत का ज़िक्र करूं और वो आपस में किस तरीके से लड़ रहे हैं और लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल है जिस पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि किसको क्या समझाया जाए। ज़ाहिर-सी बात है, एक तो ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि उनमें से एक फरीक कोई 2 साल से एक कत्ल गारत कत्ले-आम मचाए हुए है जिस पे उसको कोई अफ़सोस नहीं, कोई उसको तकलीफ़ नहीं, और उसको रोकना बिल्कुल ज़रूरी था। तो उसको रोकने के लिए अगर खुद दज्जाल या शैतान भी पहुँच जाए, जैसा कि मैंने कहा कि पिछली कुछ वीडियोज़ में कह चुकी हूँ कि वो खुदा के ताबे हैं, तो कोई भी ताकत उसको रोके वो अच्छा है। तो अब तो ये ईरान है, अगर हम मुसलमान हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो वो उसकी हिमायत करेंगे ही करेंगे। इल्ला ये कि हमें चाहे ये कि हमें उनसे कोई सियासी या फ़िक्री या तिजारती इख्तलाफ भी हो, या कुछ लोगों को उनके साथ फ़िक़ही इख्तलाफ है। तो इख्तलाफ के बावजूद जो है वो एक तो ये कि उसको हीरो एज़ सच कहा जाएगा, ठीक है? हीरो कहा जाएगा। दूसरे अगर कुछ लोग उनको हीरो ना भी माने और कुछ उनकी भी अ
سیاسی اور نظریاتی جو ان کا نقطۂ نظر تھے وہ غیر حقیقت پر مبنی تھے، اور ایسے تھے کہ جس سے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ وہ کوئی خطرناک یا ڈینجرس اسٹیٹ ہے، یہ تھوڑا انسٹیبل ہیں، یا ایسا یہ کہہ سکیں کہ وہ تنہا ہو گئے ہیں دنیا میں کافی عرصے۔ اگر کوئی ملک و قوم تنہا رہے تو وہ تھوڑا سا ریڈیکلائز ہو جاتا ہے، بڑا چپتی ہوئی باتیں کرتا ہے، تھوڑا سا غیر سنجیدہ باتیں کرتا ہے، اور متزلزل قسم کی باتیں اور ان گراؤنڈڈ قسم کی گفتگو کرتا ہے، ہوائی گفتگو جس کو کہہ لیں گے ہم، وہ ہوائی گفتگو بھی بہت کرتے ہیں۔ تو اگر وہ ایسے بھی ہیں یا کچھ کے نزدیک کوئی کہے کہ بھئی وہ بہت ہی ہمیں پسند نہیں ہے، برے ہیں، تب بھی خدا ان کو استعمال کرتا ہے، اور وہ ایک سسٹم کے تحت استعمال ہو کر سامنا کر رہے ہیں ایک بہت ہی برے طاغوت کا، جس کے بارے میں تو کسی صاحب عقل کو شک ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ طاغوت ہے، یعنی اسرائیل، اور سوائے کہ جو ان کے جو طاغوت والے خود ہیں وہ اپنے آپ کو برا نہ مانیں۔ تو یہ چیز ہے۔ میں آج یہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا انر دنیا میں لے کے چلتی ہوں، اور یہ طاغوت کیا چیز ہو گیا، پرنسپلز کیا ہو گئے۔ انر کا مطلب بالکل ہی روحانی اور تھیوریٹیکل ٹائپ کا روحانی نہیں، بلکہ جو انرجیٹکس اور ڈائنامکس جس کو ہم کہیں گے، کانفلکٹ کے انرجیٹکس اینڈ ڈائنامکس اینڈ اس کے پرنسپلز، تھوڑا سا آج ہم اس کی گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ ہم اپنا دماغ کا لینڈسکیپ بہتر کر سکیں۔ ریممبر، میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں لینڈسکیپک تھنکنگ کرتی ہوں، میں پھیلا کر گفتگو کرتی ہوں، میں ایک پورا میپ بنا کے، ایک نقشہ بنا کے دیتی ہوں۔ کیا کہیں گے اس کو؟ نقشہ جاتی سوچ کہہ لیں گے، میں لکھ لوں فوراً، یہ الفاظ میرے ذہن میں آ جاتے ہیں اور میں ان کو پھر استعمال کرتی ہوں۔ اس طرح نظام جمالی میرے ذہن میں اتفاقاً ہی آ گیا تھا، نقشہ جاتی سوچ یہ کہیں گے، سوچ فکر، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز آپ کو میرے پاس یہ ملے گی کہ میں چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہوں، فریشلی ڈیفائن۔ میں الفاظ کو کلیئر اور صاف ستھری ڈیفینیشن دیتی ہوں، جو ایسی ڈیفینیشن ہوتی ہے جو اس کی لغت والی ڈیفینیشن بھی ہوگی، اور اس کو وقتی حالات جو ہمارے سامنے ہیں اس سے کنیکٹ بھی کرے گی، اس طریقے سے کہ آپ وہ ڈیفینیشن زندہ ہو جائے، آپ کو اس کے معنی چلتے پھرتے نظر آئے۔ الفاظ میں ایک جان ہوتی ہے، الفاظ زندہ ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا نا انر ورلڈ کی طرف لے کے چلتی ہوں۔ الفاظ زندہ، ایزوٹیرک پرنسپلز بتائیں گے ہم آپ کو، اور میری دنیا میں ایزوٹیرک جو ہے، یعنی جو اندرونی ہے، وہ اس کو ہم کوئی توہمات کی زندگی میں یا غیب میں نہیں رکھتے۔ جس کو ہم ایزوٹیرک پرنسپلز کئی عرصہ یا زمانے تک کہتے آئے ہیں، وہ 21ویں صدی میں وہ چیز ہے جس کو ہم سافٹ ویئر کہہ سکتے ہیں، یا جس کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے، پیراڈائمز، ٹھیک ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیچنگ ہے، اور ان کا عالمی منظرنامہ سے بالکل تعلق ہے، جو میں آپ کو بتا بھی دوں گی کہ ایزوٹیرک لنک اس میں مطلب پرنسپلز کی دنیا میں کیا لنک ہے۔ پرنسپل کی دنیا میں لنک بالکل سمپل ہے کہ ایز ود ان سو ود آؤٹ، جو اندر ہے وہ باہر ہے، تو باہر جو ہے وہ ڈٹرمن ہو رہا ہے اندر سے، ان سائڈ آؤٹ ہے ورلڈ، ٹھیک ہے۔ پھر ایک فیڈ بیک لوپ ضرور ہے جس میں جو ظاہر ہے وہ اس میں ہم کنٹین ہوئے ہوئے ہیں، یہ ہماری کیا کہتے ہیں، دنیاوی کیفیت یا ہماری لمیٹیشن کہہ لیں گے، کہ ہمیں اس سانچے میں رکھ لیا گیا ہے۔ جس طرح جو میرا فون ہے، اس پاس ابھی نظر نہیں آ رہا کہ میں آپ کو اٹھا کے دکھاؤں، وہ فون کا سافٹ ویئر ہی اصل چیز ہے جس کے لیے ہم فون سے تو میں ویڈیو بنا رہی ہوں، کیا دکھاؤں گی آپ کو، alright۔ تو فون کا سافٹ ویئر ہی اس کی فنکشنالٹی ہی ہے جس کے لیے ہم فون کا ہارڈ ویئر بھی لے رہے ہیں، جو ہم خرید رہے ہیں، اس کو ایک مشین کو خرید رہے ہیں، ایک اکوپمنٹ کو خرید رہے ہیں، وہ اس کے فنکشن کے لیے ہی خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک وہ ہارڈ ویئر میں کنٹین نہیں ہوتا، ایک روح ایک جسم کو
میں مقید نہیں ہوتی اور اس کے اندر ڈھلتی نہیں ہے، اور وہاں پر مقید ایک برا لفظ ہے۔ جب ہم الفاظ کی ڈیفینیشن بہتر سمجھ لیتے ہیں تو ہم الفاظ کے قید سے اور اس کی سختی سے آزاد بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی انر ورک کا ایک حصہ ہے کہ جب ہم ڈیفینیشن پہ عبور حاصل کر لیں تو ہمارے اندرونی سوچ کی پرتیں اور گہرائی کھلتی جاتی ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کئی چیزیں جس میں ہم واقعی مقید ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں ہم بہت اپنے آپ کو پریشان محسوس کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے، اور ہمارے اوپر کیفیات در کیفیات در کیفیات ایسی کھلتی رہتی ہیں کہ جس سے انسان کو، اگر آپ یقیناً میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ایسا ہو جانا چاہیے، بیماری یا جیل میں بھی ڈال دیں تو وہ تھوڑا آزاد ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل یہ بات ہے، چونکہ اس کا جسم مقید ہوتا ہے، لہٰذا وہ قید کی کیفیت میں تو ہے۔ اور ایسا بھی ہے، جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس طرح کی چیز میں، کہ کئی ایسے بزرگ ہیں جو اور کئی ایسے بزرگ کے لفظ استعمال کر لیتے ہیں، سیجز ہیں، پریکٹیشنرز ہیں، جو کہ ٹیمپریرلی اپنے جسم کے جامے سے آزاد ہو کر بہت جگہوں کی سیر کر لیتے ہیں، چاہے ان کے جسم سے ہی بیٹھے بیٹھے کر رہے ہوں یا واقعی اس سے نکل کے چل جاتے ہوں، اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن وہ اگر ان کو آپ مقید کر دیں گے کسی قید خانے میں، کسی غار میں، تو وہاں سے بھی اڑ اڑ کے دنیا کی وہ سیریں کرتے رہتے ہیں، چاہے بشمول جسم کے ہی چلے جائیں۔ اس میں اس طرح کی ایک سیر کا واقعہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ہی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جسمانی ہی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ممکن ہے انسان کے لیے، وہ انسان ہی تھے نا، بشر ہی تھے، بشر کے لیے یہ ممکن ہے۔ مختلف طرح کے پریکٹیشنرز ہیں، بہت طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور کئی بڑے اسپیشلسٹ قسم کے پریکٹیشنر دنیا میں ہزاروں سال میں کئی زمانوں میں آئے، لیکن چونکہ وہ ایسی چیز نہیں کر رہے جس کو عام انسان اپنا سکے یا اس کے کام آئے، لہٰذا کوئی ان کے جس کو کرشمے یا کرامات اور معجزات ہو گئے تو ان کا کوئی اتنا بڑا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور ان کی ہم امت تمام انسان بنے، اور شریعت محمدی اور ان کا طریقہ نافذ اور حقیقت محمدی بھی نافذ ہوئی، اس کے بعد سے جو سب سے بڑا میریکل ہے اور معجزہ ہے، وہ ہے سب سے بڑا معجزہ، کہاں پہ لکھوں میں، سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ ہے عام زندگی، عام تمدن کے لیے، عام تمدن کا قائم ہو جانا اور انسانوں کے درمیان سیٹلمنٹس ہو جانا، لڑائی جھگڑے رک کر کام سٹارٹ کر دینا، وہی بڑا کارنامہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، انسانی تمدن کا قائم کرنا، ان کے درمیان ایگریمنٹس نیگوشیٹ ہونا، ان ایگریمنٹس کا آپریٹ ہونا، اور انسانوں کا اپنی انا کو نیچے جھکا کر آگے کام شروع کر دینا۔ بڑی بات یہ ہے کہ اکثر ہم لوگ سوچتے ہیں جب ہم مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں کہ شاید یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں، اب ہم تو بہت ہی کوئی نچلے زمانے میں چل رہے ہیں، اب کیا فائدہ، بہترین انسان تو بہت پہلے آئے تھے، اور ہم شاید ہسٹری پڑھنے کے لیے، ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے آئے، اس لیے اکثر انسان جو ہیں مذہب پر عمل کرنے کی جگہ عمل نہیں کرتے اور گفتگو اور لڑائی کرتے ہیں۔ تو مزے کی بات، انسان جو ہیں اس وقت آج کل بھی کچھ لوگوں نے تو پریکٹیکل کرنا شروع کر دیا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک بحث پر ہی لگے ہوئے ہیں کہ کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ چیز پہ کام کر رہے ہیں، عمل ہو نہیں رہا اور گفتگو اور لڑائی ہو رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح کسی کچن میں اسسٹنٹ کچن وہ کوکس کھڑے ہوئے ہوں اور ہیڈ شیف ان کو ایک ریسیپی بھیجے باہر سے کہ چلو یہ تمہیں میں ریسیپی بتا رہا ہوں اور اس پہ کام کرو، اور وہ اندر آپس میں کھڑے لڑ ہی رہے ہوں 1400 1500 1600 3000 6000 8000 سال کے لیے کہ ریسیپی کس طریقے سے بنانی ہے، تم نے بنانی ہے، میں نے بنانی ہے، تم نے پیاز کاٹنی ہے، میں نے ٹماٹر کاٹنا ہے، تم نے بھنڈی کاٹنی ہے، تم نے آٹا گوندنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے۔ تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں گروپ فارمیشن کے پروسیسز، جس کو کہا جاتا ہے فارمنگ، سٹارمنگ، نارمنگ اور پرفارمنگ۔ نظر آ رہا ہے؟ نہیں، نظر نہیں آ رہا ہے، اوکے تھوڑا سا ٹیڑھا کرتے ہیں اس کو۔ فارمنگ، سٹارمنگ، نارمنگ، پرفارمنگ گروپ کی فارمیشن کے 4 سٹیجز ہیں، جس پہ کہتے ہیں کہ پہلے گروپ فارم بنتا ہے،
फिर स्टॉर्म का मतलब उनमें कोई लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि नहीं ये काम तुमने करना, वो काम करना, ये मेरी जिम्मेदारी। फिर नॉर्मिंग का मतलब वो नॉर्मल होता है, ठंडे पड़ जाते हैं। अच्छा कि भाई उनके आपस में नेगोशिएशन भी होती है, भाई ये काम तुम कर लो, वो तो काम मैं करेंगे, ये तुमने नहीं करना, वो नहीं करना, तुमने भी जगह पे नहीं आना, ये जगह मेरी है, वो जगह मेरी है, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अभी भी इंसान जो है वो, जिसको हम कह रहे हैं कि दुनिया ख़त्म हो रही है, वो दुनिया की एक स्टेज ख़त्म हो रही है और वो स्टॉर्मिंग की स्टेजेस में है। जिस वक्त स्टॉर्मिंग, जब हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के पास आना शुरू हो जाते हैं तो स्टॉर्मिंग थोड़ी सी तेज़ भी हो जाती है। जिस तरह कहते हैं ना कि थोड़ी सी उलट एग्जांपल है, मगर ये कि कहते हैं ना कि जब मरीज़ दुनिया से जाने लगता है तो उसकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। और अगर इसको हम आखिरत की निगाह से देखें तो उसको प्रेजेंट तो आखिरत में होना चाहिए था, तो दुनिया में थोड़ा सा वो एक्टिव हो जाता है, यानी जो उसका आर्जी रिहाइश का है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और आखिरत की निगाह से देखा जाए, आखिरत वाले तो उसको बुलाते हैं कि आ जाओ हमारे पास, वापस आ जाओ, अपनी असली जगह पे आ जाओ। तो दुनिया में थोड़ा सा वो एक्टिव होके बाहर में नॉर्मल होके निकल जाता है और बाद में उसकी आखिरत की दुनिया है। तो कुछ मैं आपको अंदरूनी उसूल और अंदरूनी दुनिया के प्रिंसिपल्स बताऊंगी। मैंने पहले भी थोड़ा ज़िक्र किया कि ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जब उनके पार्ट्स एंड पीसेस को हम इकट्ठा करके और फाइन ट्यून कर लेते हैं, जैसे किसी मशीनरी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट की अलग अलग सर्विस और अलग अलग मेंटेनेंस होती है और उसकी अपनी मास्टरी होती है। जब वो पार्ट्स अपनी अपनी जगह पे बेहतर होते हैं और फिर आपस में कोऑर्डिनेशन भी उनकी स्टार्ट होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की आपस में लिंकेजेस बन जाते हैं, तब हमारा ज़हन और हमारी साइकी और नफ्सियात बेहतर होना शुरू होती है। और जैसे जैसे साइकी और नफ्सियात बेहतर होती है, वैसे वैसे यानी हमारा बातिन बेहतर होता रहता है, वैसे वैसे रिज़ल्ट आना शुरू होते हैं ज़ाहिरी दुनिया में। मगर ऑफ कोर्स हमने एक ब्रिजिंग इसमें ये कि हमने एक्शन लेना है, सिर्फ ख़यालात में नहीं डूब जाना है। बहुत सारे हमारे जो रूहानी उसातिज़ा हैं और उनके मुरीदीन या प्रैक्टिशनर्स हैं, वो यहाँ पर फंस गए हैं और वो इसी की बातें करते रहते हैं। प्रूफ आपको चाहिए तो आप यूट्यूब पे जाके देख लें, तो बड़े बड़े शयूख और टीचर्स जो हैं और सिलसिले जो हैं और वो यहाँ पर मुक़य्यद हो गए। फिर उनको जब बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर हालात की सख्ती पड़ जाती है, तो वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट शुरू करना कर देते हैं, कोई फ्लड रिलीफ, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग। फिर वो इस पे आ जाते हैं कि कहाँ से आएगा, कहाँ से कोई गाइडेंस मिलेगी। गाइडेंस आपको हालात से मिलेगी, कोई आपके ऊपर डिसेंड नहीं हो जाएंगे। वो पर्दा हटा के खुदा कोई आपसे नहीं कह देगा कि भाई ये काम कर लो। पर्दा तो खुदा ने हटाया है, तभी तो हम पर ये इंसान, नो इंसानी पर वही नाजिल हुई है ना हमारे अम्बिया कराम के ज़रिए। तो कितना पर्दा हटेगा, कितने सालों से हम पर वही आ रही है। हमारी नूह पर ये आई है ना, हमारी जो अम, जिन्स है उसी के ऊपर आई है ना। तो हमारे जो डाउनलोडिंग का चैनल है, जो एंटेना है हमारे, जो हमारे अंबिया वगैरह हो गए, और फिर वो नशर करते हैं, तो वो हम तक पैगाम पहुंचाते हैं। वो पैगाम भी हमारे लिए है। हम अभी तक पैगाम के ऊपर ही लड़ रहे हैं। ये क्या पैगाम है, किस ज़बान में होना चाहिए, किसके लिए है, तुम्हारे लिए आया है या मेरे लिए आया है, ये फैक्ट है। हम अभी मज़हब की तालीमात को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उसके ऊपर लड़ रहे हैं, तरकीब के ऊपर लड़ रहे हैं। किस किस तरह की किताब में लिखी होनी चाहिए, अगर रेसिपी अगर हो, कुकिंग रेसिपी, कौन से कलर में होना चाहिए, कितना बड़ा फ़ॉन्ट होना चाहिए, इस फ़ॉन्ट पे खुदा नाराज़ हो जाएगा तो उस पे नाराज़ हो जाएगा। यानी अगर हम कुक्स वाली एग्ज़ाम्पल ले लें कि जो हेड कुक जो है ना, वो असिस्टेंट को कहेंगे, वो इसमें नाराज़ हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अगर आपने कभी कोई स्पोर्ट्स खुद करने की कोशिश की है, या मोहल्ले में जाके कोई क्रिकेट या फुटबॉल खेलने की कोशिश और बच्चों को समझाने की कोशिश की है, क्लासरूम में आपको अकेला छोड़ दिया गया टीचर ने और आपसे कहा कि काम प्रोजेक्ट तुम खुद कर लो, और आपने कभी ड्यूटीज़ आपस में असाइन की हैं, तो आपको पता चलेगा कि इंसानों का क्या हाल होता है। या घर में कोई काम डिवाइड करने की कोशिश की है, तो आपको मालूम होगा कि इंसानों के वाकई ऐसे ही लड़ाई झगड़े होते हैं। उसके बाद फॉर्मिंग एंड स्टॉर्मिंग के बाद आपने नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग भी करना है। और ये वो स्टेज है जिस पे हम इंसान बहुत लेट होते जा रहे हैं। उसमें ना सिर्फ इंडिविजुअल्स यानी मुख्तलिफ अशख़ास थक कर गिरते जा रहे हैं, बल्कि पूरे पूरे गिरोह जो हैं वो इस वक्त डिलीट होते जा रहे हैं। और जो उनके साथ गिरोह अगर ख़त्म हो रहे हैं, तो गिरोह के साथ अगर खुदा ने उनके साथ कोई उनकी ज़बान या तमद्दुन भेजा था और उनकी कोई ज़मीनें थीं, वो भी साथ साथ होल सेल में तबाह होना शुरू हो गए। थक कर इंसान गिर गया है, इंसानियत थक गई है। मुझे लिख लेना चाहिए यहाँ पर, इंसानियत
تھک گئی ہے، تھک رہی ہے، تھک گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ قرآن پاک کھولیں، جو میری بک ہے جس کو میں ریفر کروں گی اپنی ٹیچنگز میں، تو اس میں خدا نے لکھا ہوا ہے، فرمایا ہوا ہے کہ اگر تم کسی فائدے کام کے لیے ہوئے تو تمہیں ہٹا کے میں دوسرے لوگ لے آؤں گا، اور میرے لیے یہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو جو چیلنج ہے نہ وہ سیارہ کے لیے ہے، اس زمین کے لیے وہ اپنے آپ کو ریکور کر لے گی، اور نہ ہی وہ خدا کے لیے ہے جو کہ پوری کی پوری کائنات جتنی بھی ہم جانتے ہیں اس کو دوبارہ سے ریسٹارٹ کر سکتا ہے۔ کتنی اس کو بیک اپ میں ہے، کتنی پیرل میں چل رہا ہے ہمیں نہیں پتا، کتنی دفعہ وہ اس کو بلنک میں ختم کر کے دوبارہ ریسٹارٹ کر لیتا ہے، ہمیں وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ اس کے بارے میں بہت ساری تھیوریز ہیں جن کو آج کل کہا جا رہا ہے، ہولڈ آن، ٹائم لائنز کہا جا رہا ہے۔ دوسرے ایک لفظ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، منڈیلا ایفیکٹ۔ ٹائم لائنز کا مطلب کہ دنیا کی مختلف جو ہیں وہ سینیریوز ہیں، اور ہم ایک ٹائم لائن سے دوسرے میں جمپ کر لیتے ہیں، یا اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جاتے ہیں، یا پیرلل چل رہی ہیں۔ ٹائم لائن کا مطلب ہے سٹوری دنیا کی، ابھی یہ نظر آ رہا ہے، پھر ایک دم سے وہ ہو گیا، ابھی یہاں تھے پھر وہاں چلے گئے۔ بلکہ پاکستان میں تو ایک ویڈیو بھی ہے نا، ایک مین بہت مشہور ہے کہ ایک وقت اچانک سے وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، تو وہ ٹائم لائن شفٹ بھی کہیں گے۔ مینڈیلا ایفیکٹ کہتے ہیں، نیلسن منڈیلا سے اس کا منسوب ہے، اور یہ ایک انٹرنیٹ پہ مطلب جو لوگوں کے درمیان میمز یا خیالات پھیل جاتے ہیں۔ میم کا مطلب ہوتا ہے نا ایک آئیڈیا، میم تو عام طور پہ لوگ تصویر کو سمجھتے ہیں، مگر میم کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کلچر میں کسی آئیڈیا کا فروغ ہونا ایز اے کوڈ کے طور پہ، انکوڈ اس کو کر دیا جائے، اور پھر وہ میم بن جاتا ہے۔ یعنی آئیڈیا کو کوئی شکل آپ دے دیں، پھر اس شکل کو آپ پھیلانا شروع کر دیں، تو وہ میم ہو گیا، رائٹ۔ تو منڈیلا افیکٹ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے ذکر شروع کیا کہ ان کو نیلسن منڈیلا سے منسوب مخصوص کہانیاں، شاید ان کی قید کے بارے میں، یا ان کی آزادی کے بارے میں، یا کوئی بھی ان کی زندگی کے بارے میں واقعہ، شاید ان کی وفات کے بارے میں، کچھ لوگوں نے کلیم کیا کہ وہ ان کو مختلف طرح سے یاد ہے۔ مثلا آپ یہ سوچ لیں کہ آپ اپنے بزرگوں سے بات کریں اور وہ کہیں کہ فلانا واقعہ، فرض کریں وہ کہیں کہ ہمارا ملک، کوئی بھی ایکس وائی زی ملک 1930 میں آزاد ہوا، اور آپ کہیں کہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے میں نے ساری زندگی سنا ہے 1950 میں آزاد ہوا، یا 1935 میں آزاد ہوا۔ یہ آپ کو مختلف کیسے یاد ہے؟ اور پھر پورا ایک کوئی گروپ کہے کہ بھئی ہم نے تو یہ چیز اس طرح سنی۔ اس میں 2-3 وجہ ہو سکتی ہیں۔ کئی بار لوگوں کے پاس ایک زمانے میں کوئی انفارمیشن پہنچتی ہے جس کو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، ساری زندگی بلیو کرتے ہیں، پیچھے سے وہ انفارمیشن اپڈیٹ بھی ہوتی ہے، کیونکہ انفارمیشن اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے۔ پھر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے دیکھا ہی مختلف ہے، وہ واقعات دیکھا، ہمارے ایک ہی وقت میں جو لوگ زندہ تھے انہوں نے کسی نے کچھ اور سنا، کسی نے کچھ اور سنا، یا آپ کلاس 10th میں تھے تو آپ نے ایک واقعے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے آپ نے ٹیلی ویژن پہ کوئی ویڈیو دیکھی، یا کوئی بھی ویریفائبل ریسورس سے کہ فار ایگزامپل قائد اعظم کا انتقال فلانی جگہ پہ ہوا۔ 15-20 سال بعد آپ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں تو بالکل ایک دوسری سٹوری ہے، اور آپ لوگوں سے جا کے پوچھ رہے ہیں تو سوائے آپ کے یا کسی خاص گروہ کے کسی کو یاد ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تو یہاں پر ہوتے ہوئے دیکھا۔ خیر پاکستان کی تو کہانی ہے، اور یہاں پہ تو باقاعدہ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اس میں ایک جو شامل ہے کہ لوگوں کے پاس جو ہول سیل انفارمیشن چینج ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ کچھ گروہ انسانوں کے اوپر تجربات کرتے رہے ہیں، اور غلط انفارمیشن ایک وقت میں دے کے بعد میں اس کو جان بوجھ کر چینج کرتے رہے ہیں، اور پہلے یہ ہوا کہ کوئی انفارمیشن دی ہی پہلے صحیح دی گئی، پھر اس کو بعد میں غلط کر لیا گیا، یا غلط دی گئی اس کو صحیح کر لیا گیا، یا کچھ چیزوں کے بارے میں انسانوں کو نالج ڈیولپ ہوا۔ مگر منڈیلا افیکٹ اس سب سے ڈفرینٹ ہے۔ منڈیلا افیکٹ لٹرلی یہ ہے کہ کوئی چیز ہمیں مختلف طریقے سے یاد ہے، اور اب ہماری ہی دماغ میں اسٹوری لائن اس کی بدل گئی ہے، تو یہ منڈیلا افیکٹ ہو گیا۔ ٹائم لائن شفٹ، سم تھنگ سلائٹلی سپر نیچرل، تو یہ چیز ہے۔
या आप ख़बरों की बात ना करें जिसको कोई भी चेंज कर सकता है। कोई शख्स भी आपके सामने होता है, आपका अपना गाँव होता है, और आप कहते हैं कि एक वक़्त में मैं ये देख रहा था कि फ़लाने मोहल्लेदार को सारे इस तरीके से, ये तो बड़ा गरीब और इस तरह का हुआ करता था। ये मैं मेरी आँखों के सामने के वाक़यात हैं ना, तो ये कई लोग अपने ज़िंदगी में से देख के वो बता सकेंगे कि भई हम इसको देख रहे थे, ये बिल्कुल एकदम गरीब था, और ना इसके पास कोई जॉब थी, ना काम थे, ना पढ़े लिखे थे। और कुछ अरसे बाद इनको देखा है तो इनके पास दौलत आ गई, वो तो किसी के पास भी आ सकती है, कोई खजाना निकल सकता है, कोई जॉब मिल गई, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो गई। लेकिन साथ ही साथ लोगों की इसके बारे में स्टोरी लाइन भी चेंज हो गई। कहाँ वो फलाने ज़माने में लोग कह रहे थे कि ये शख्स इस तरह से बुरा है, इसकी बुराइयाँ हैं और फलाना इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कहाँ जब आप दोबारा जा रहे हैं तो लोग उसके बारे में कोई दूसरा बात कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि उसके बाद कोई दौलत आ गई हो तो लोगों की उनकी स्टोरी लाइन चेंज हुई हो, बल्कि कोई वाक़या हुआ है और उसके बाद से लोगों ने जो एक स्टोरी उसके बारे में लेके चलते हैं, वो स्टोरी दूसरी चली गई है। तो मंडेला इफ़ेक्ट के कुछ वजूहात लाइक प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, बट अगेन ये जो मंडेला इफ़ेक्ट है, ये थोड़ा-सा सुपरनैचुरल है कि आप वजूहात का तय्युन नहीं कर सकते, लेकिन आपको स्टोरी चेंज हुई मिल रही है। हो सकता है अगर आप किसी जगह पे रह रहे हों तो आपको पता चले कि भई वाक़ई एक शख़्स की एक रेपुटेशन थी, और कोई ऐसा वाक़या पेश आया, जैसे किसी बच्चे की डूबते हुए जान बचा ली, कुछ हुआ, उसके अंदर भी अंदरूनी चेंज भी आ सकती है ना, वो अपने आप को चेंज कर लेता है। और फिर से बाद में उसके गाँव वाले जो हैं, उसके हमेशा दूसरी खूबियों का ही ज़िक्र करते हैं कि भैया था तो हमेशा से ही अच्छा, मगर थोड़ा-सा आवारा था, जॉब नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, मगर बातें करने में अच्छा था, लोगों की हेल्प करने में अच्छा था। जब उसने एक बड़ा वाक़या अचीव कर लिया, उसकी स्टोरी लाइन बदल गई। तो ये भी हो सकता है कि आपने उसको एक वक़्त में देखा हो इस जगह पे, और उसके बाद जब आपने देखा हो तो उस जगह पे, और आपको बीच में लिंकेज मालूम ना हो। तो आम तौर पे सुपरनैचुरल नज़र आने वाले वाक़यात के पीछे भी एक टाइमलाइन, एक स्टोरी, सब कुछ होता है। हर चीज़ के अंदर साइंस होती है, बात आगे लंबी चली गई। मगर खुदा कुन फ़यकून करते हुए फ़ौरी तौर पे हर चीज़ को चेंज कर सकता है। फिर जो बातनी दुनिया में रहने वाले अफ़राद हैं, उनको अक्सर इस कोडिंग का, इस चेंज का इल्म होता है, उनके ऊपर डाउनलोड्स और डिसेंट्स होते हैं, और क्या पलक झपकते ही खुदा सब कुछ चेंज वो तो कर सकता है। हमें एहसास भी ना हो, ये भी बिल्कुल मुमकिन है। वो चीज़ बिल्कुल ही इंसान, तमाम बशर, तमाम इंसानों से मुकम्मल गैब में रखी जाए, बिल्कुल वो खुदा का एबिलिटी है और उसका राइट भी है, और वो अपने बारे में क्या-क्या जानता है और उसके पास क्या-क्या कैपेसिटी है, उसको हम मुकम्मल तौर पर नहीं जानते। जितना भी हम जानते हैं, जितना बढ़ते हैं, वो ही है जो उसने हमारे लिए कदर और तय्युन कर दिया है। बस ये है कि हमारा नॉलेज पहले छोटा होता है और फिर वो बढ़ता है। जिस तरह हम बचपन से बड़े होते हैं, तो हमें लगता है ये चीज़ें हमें पहली बार पता चल रही हैं, या हम भी बहुत बड़े मास्टर हैं, मगर अगर आप बाद में गौर करें, तो आपको पता चलता है कि वो चीज़ें तो दुनिया में पहले से थीं, हमेशा से वहीं थी। अगर आपने कोई जगह दुनिया में, कोई झील एक्सप्लोर किया, पहाड़ किया, तो वो तो करोड़ों साल से है, आपने बाद में एक्सप्लोर किया, और वो पहले हमेशा से मौजूद था। वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इसका अगले हिस्से में वापस आएँगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।